गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक्स है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। तो पदार्थों में रिएक्शन होने के लिए आवश्यक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो और इस टक्करों के परिणाम स्वरूप अणुओं में पहले से विद्यमान जो बॉन्ड होते हैं, पुराने बॉन्ड, वो टूट जाते हैं और रीअरेंजमेंट के फलस्वरूप नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी जो होती है वो अभिक्रिया की काइनेटिक्स को अणुओं की गति सिद्धांत यानी कि काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो कोलिजन थ्योरी होती है या जो टक्कर सिद्धांत है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब अभिकारक अणु यानी कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल ए और बी दोनों बहुत पास पास आते हैं तो उनमें आपस में कोलिजन्स होते हैं और रिएक्शन होती है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक अणुओं के मध्य जो टक्कर होता है वो फर्स्ट स्टेप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया की गति टक्करों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात अभिक्रिया की गति क्रियाकारकों के मध्य टक्करों की संख्या के सीधे समानुपाती होती है। वास्तव में ये देखा गया है कि अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या से बहुत कम होती है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पहले अणु एक्टिवेटेड स्टेट में आते हैं तथा केवल वे ही अणु जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या इससे अधिक होती है अभिक्रिया में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन जो पोस्टुलेट्स हैं कोलिजन थ्योरी के वो कौन कौन से हैं। पहला है कि रिएक्टेंट के अणुओं के मध्य कोलिजन्स हो, दूसरा है कोलिजन के फलस्वरूप मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन हो, और तीसरा है कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलिजन के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अब हम बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पर विचार करते हैं। जब दो ऐसे अणुओं के बीच में टक्कर हो जो दोनों एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, जैसे A+A गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K है। और जब टक्कर करने वाले दोनों अणु अलग अलग हो यानी कि A+B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहली प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए रेट लॉ कैसे दिया जाएगा? dP/dt बराबर Ka² और सेकंड प्रकार के अभिक्रियाओं के लिए रेट लॉ दिया जाएगा dP/dt बराबर Ka की कंसंट्रेशन गुणा B की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यदि A और B प्रत्येक की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो यानी कि कंसंट्रेशन को जब यूनिटी मान लिया जाए तब रेट लॉ क्या हो जाएगा? dP/dt बराबर K। ठीक है, लेकिन कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रभावित टक्करों का अंश यानी कि इफेक्टिव फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स के बराबर होता है अभिक्रिया का वेग। तो ठीक है, तो समीकरण 65 और 66 से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K बराबर ZQ। ठीक है, तो जहाँ Z जो होता है वो अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर टक्करों की संख्या अर्थात कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन नंबर, तथा Q जो है वो कुल अणुओं का वह फ्रैक्शन होता है जो एक्टिवेटेड होता है। इसे हम कैसे निकालते हैं? एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या रिएक्टेंट्स की। तो यदि अभिक्रिया गैसीय है तो Z व Q का मान गैसों के अणुगति सिद्धांत से ज्ञात कर सकते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रति सेकंड प्रति लीटर कोलिजन्स की संख्या क्या होती है? Z11 का मतलब होता है कि कोलिजन करने वाले दोनों जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n² C बार। ठीक है, जहाँ Z11 जो है वो एक जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए टक्करों की संख्या प्रति सेकंड प्रति लीटर है, जबकि जो सिग्मा है वो अणुओं का कोलिजन डायामीटर है और C बार जो है वो अणुओं की प्रति सेकंड एवरेज वेलोसिटी है, और n* जो है वो प्रति लीटर उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी या इसके बराबर या इससे ज़्यादा है। ठीक है,
तो इन अणुओं की जो भिन्न होती है फ्रैक्शन होता है Q, जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान के आणविक वेगों के नियम से दी जा सकती है। इनकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार Q बराबर n स्टार अपॉन n बराबर e⁻⁻⁸ जहाँ n कुल अणुओं की संख्या है। अब हम जानते हैं कि सी बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, √8RT/πm। तो समीकरण 69 में सी बार का जब हम मान रिप्लेस करेंगे तो Z11 क्या हो जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर √8RT/πm, यानी कि Z11 बराबर Z सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर √πRT/m। तो यदि अभिकारक अलग अलग प्रकार के हो, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2Hi, तो टक्करों की संख्या प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, Z12 बराबर N1N2 सिग्मा 12 का स्क्वायर √8πRT/μ। ठीक है, यानी कि Z12 बराबर क्या हो जाएगा, N1N2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 का स्क्वायर आपके रूट में 8πRT/μ, जहाँ N1 तथा N2 रिएक्टेंट 1 और 2 के अणुओं की प्रति लीटर प्रति संख्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अणुओं का कोलिजन डायमीटर है, और म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। तो सिग्मा 1 2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 का स्क्वायर, म्यू बराबर रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, 1/μ बराबर क्या हो जाएगा, 1/m1 प्लस 1/m2। इसलिए सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश क्या हो जाएगा, Q बराबर n स्टार अपॉन n, यानी कि सक्रिय अणुओं की संख्या अपॉन कुल अणुओं की संख्या, यानी कि e⁻⁸ तो इस प्रकार एक जैसे अणुओं के लिए अभिक्रिया की गति का व्यंजक जो है वो समीकरण 66 में हम समीकरण 66 में तो हम मान रखेंगे, और समीकरण Z11 तथा समीकरण 72 से Q का मान रखेंगे। तो dP/dt यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, KZ11 गुणा Q, तो मान हो जाएगा आपके Z सिग्मा स्क्वायर n स्टार स्क्वायर √πRT/m e⁻⁻⁸ इस प्रकार अलग अलग प्रकार के अणुओं के लिए अभिक्रिया की गति यानी कि dP/dt रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, KZ12 N1 N2 ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 का स्क्वायर रूट में 8πRT/μ e⁻⁻⁸ तो समीकरण 73 एवं 74 से प्राप्त जो वेग स्थिरांक के मान की इनके प्रायोगिक मानों से हम तुलना करेंगे, तो ये देखते हैं कि दोनों के मान लगभग एक जैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब है आपके आरएनएस समीकरण के साथ में तुलना। तो K बराबर ZQ होता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी K बराबर होता है Z e⁻⁻⁸ ठीक है, तो अभिक्रिया की गति का जो कोलिजन थ्योरी है उसके द्वारा जो व्युत्पत्ति समीकरण यानी कि डेराइव्ड जो इक्वेशन है वो आरएनएस समीकरण K बराबर A e⁻⁻⁸ के समान है, यदि हम Z को A के बराबर मान लें। ठीक है, अब है आपके मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, यानी कि कोलिजन थ्योरी में केवल टक्करों की संख्या को ही आधार मानकर अभिक्रिया वेग की गणना की है। यदि यह माने कि गैसीय अवस्था में एक सी सांद्रता पर सभी अभिकारकों के अणुओं में एक से टक्कर होती है, तो समान सांद्रता पर गैसीय अभिक्रियाओं का जो अभिक्रिया वेग भी एक जैसा होना चाहिए। परंतु 300 केल्विन पर समान सांद्रता पर हाइड्रोजन आयोडाइड गैस के वियोजन का जो वेग होता है वो 4.4 गुणा 10⁻³ मोल पर लीटर पर आवर होता है, जबकि नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस का जो वियोजन के लिए जो वेग स्थिरांक है वो 9.4 गुणा 10⁵ मोल पर लीटर पर आवर है। इस प्रकार कुछ कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाओं में भी प्रायोगिक और जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है रेट कांस्टेंट में उनमें डिफरेंस पाया गया है। इसलिए वेग निर्धारण में कोलिजन के अलावा अन्य कारण भी होने चाहिए। इस आधार पर
कोलिजन थ्योरी में कुछ सुधार किए गए। पहला है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए आवश्यक है कि कोलिजन के समय अणु एक निश्चित दिशा में अभिविन्यासित हो, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का एट द टाइम ऑफ कोलिजन। दूसरा है कोलिजन थ्योरी में यह माना है कि संपूर्ण ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा एवं ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यह केवल तभी पॉसिबल है जबकि अभिकारक अणु जो है वो रिजिड स्फीयर की भांति व्यवहार करे। तो साधारण अणु जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड H2I2 या ऑक्सीजन के अणु करीब करीब रिजिड गोले की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जटिल अणु साधारणतः रिजिड गोले की भांति व्यवहार नहीं करते, इसलिए उनमें ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ साथ में वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज भी पाई जाती है। तो जब इन फैक्टर्स को हम उपरोक्त कैलकुलेशन में ध्यान रखें तो इसके लिए मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए कोलिजन थ्योरी में सुधार कर एक नया फैक्टर इंक्लूड किया गया जिसके परिणाम पहले से अच्छे प्राप्त हुए, ठीक है। तो K बराबर PZ e⁻⁴ जहाँ P जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, इसे स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री से संबंधित है, अर्थात यह प्रायोगिक मान के विचलन का माप है, ठीक है। फिर है आपके द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। तो कोलिजन थ्योरी के मुख्य रूप से दो दोष है। पहला है जटिल अणुओं की आणविक ज्योमेट्री से त्रिविम विन्यास की कठिनाई से गणना करना। दूसरा है ये सिद्धांत केवल गैसीय अवस्था में ही सही परिणाम दे पा रहा था, तो इनको दूर करने के लिए सन 1935 में आयरिंग नामक वैज्ञानिक ने नया सिद्धांत दिया जिसे एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहा। तो इसके अनुसार जब अभिकारक अणु अभिक्रिया करने से पूर्व एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो अभिकारकों के साथ ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जो अणु होते हैं जिनकी ऊर्जा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से अधिक होती है और एक साधारण अणु की तरह व्यवहार करते हैं। केवल डिफरेंस क्या होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट में रहते हैं और एक निश्चित वेग द्वारा ये उत्पाद में बदलते हैं। अतः अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है? कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया निम्न प्रकार से होगी, यानी कि अभिकारक जो है वो पहले आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होंगे, देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर है अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन पे जब हम विचार करते हैं, यानी कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्शन करने वाले दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि A+B ये सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, देन फर्दर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो वो क्या आएगा? K* बराबर कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A गुणा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। यानी कि आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हमने क्या देखा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशो है, यानी कि AB* बराबर क्या आ गया? K* गुणा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A गुणा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। और थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हम जानते हैं कि K* बराबर क्या होता है? e⁻⁻ΔG/RT। तो यहाँ K* अभिकारक और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य साम्य अभिक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हम जानते हैं कि ΔG* बराबर क्या होता है? ΔH* - ΔS*। इसलिए समीकरण 80 का मान जब हम 79 में रखेंगे तो K* बराबर क्या आ जाएगा? e⁻- ब्रैकेट में ΔH - TΔS/RT। तो यहाँ G*, H* और S* जो है वो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनने के लिए फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी है। तो समीकरण 78 और 81 की जब हम तुलना करेंगे तो AB* अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A गुणा कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर e⁻⁻ΔH/RT गुणा e⁻⁻ΔS/R। यानी कि AB* बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ A गुणा कंसंट्रेशन ऑफ B e⁻⁻ΔH*/RT गुणा e⁻⁻ΔS/R।
यानी कि इस रिएक्शन में यह माना जाए कि रिएक्टेंट के अणु और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया है। तो ऐसी अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसे निकाला जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स गुणा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये जो है आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के विघटन की आवृत्ति, जिसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिकम्पोजिशन की जो फ्रिक्वेंसी है, इनके गुणनफल के बराबर रिएक्शन का रेट होता है, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा आपके के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए गुणा कंसंट्रेशन ऑफ बी गुणा न्यू। तो इस प्रकार तथा ऐसी अभिक्रियाओं की जो गति होती है वो किस रेट लॉ के द्वारा दी जाएगी, -dA/dt बराबर -dB/dt बराबर +dP/dt बराबर K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए गुणा कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो समीकरण 83 और 84 के मान को जब हम बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा, के स्टार कंसंट्रेशन ऑफ ए गुणा कंसंट्रेशन ऑफ बी गुणा न्यू बराबर K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए गुणा कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी K2 बराबर के स्टार न्यू। तो सक्रिय संकुल के विघटन के लिए तंत्र को कंपन ऊर्जा यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी देनी होगी, जिससे कि निश्चित आपके क्रांतिक आवृत्ति पर परमाणु वाइब्रेट कर सकेंगे और बंध को तोड़ सकेंगे, यानी कि के वाइब्रेशनल बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। तो सक्रिय अणु के विघटन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होगी, न्यू बराबर ई वाइब्रेशनल अपॉन एच बराबर KT/H बराबर RT/NH। तो एवरेज जो एनर्जी है ई वाइब्रेशनल बराबर होगी KT तथा K बराबर होगा R/N, जहाँ K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जो कि R/N के बराबर होता है, और R जो है वो गैस स्थिरांक है, N जो है वो एवोगैड्रो नंबर होते हैं। इसलिए जब समीकरण 89 का मान समीकरण 88 में रखेंगे तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, K स्टार RT/NH। तो समीकरण 90 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का गणितीय स्वरूप है। तो ये संबंध आयरिंग ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के आधार पर बताया। तो समीकरण 90 में जब समीकरण 81 से हम के स्टार का मान रिप्लेस करेंगे तो K2 बराबर RT/NH e की पावर माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT गुणा e की पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R। तो ln K2 बराबर ln RT/NH प्लस डेल्टा S स्टार अपॉन R माइनस डेल्टा H स्टार अपॉन RT। तो इस प्रकार समीकरण 91 और 92 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के मुख्य समीकरण है, ठीक है। तो दिए गए ताप पर अभिक्रिया के K2 और डेल्टा H स्टार के मान ज्ञात हो तो डेल्टा S स्टार के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। हम जानते हैं कि डेल्टा S जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और अभिकारक A एवं B की एंथैल्पी का डिफरेंस है। यदि एक्टिवेटेड एंथैल्पी डेल्टा H स्टार का मान सक्रियण ऊर्जा EA के बराबर मान लिया जाए तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, RT/NH e की पावर माइनस EA/RT गुणा e की पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R। तो समीकरण 93 की तुलना कोलिजन थ्योरी के समीकरण 76 से करने पर पता चलता है कि PZ बराबर हो जाएगा RT/NH e की पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R, यानी कि P बराबर RT/NH e की पावर डेल्टा S स्टार अपॉन R, ठीक है। यानी कि कोलिजन थ्योरी में सुधार हेतु वेग समीकरण 76 में जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर P का इंट्रोडक्शन किया गया था वह सक्रियण एंट्रोपी डेल्टा S स्टार से संबंधित होता है, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तो जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो रिजल्ट्स जो प्राप्त होते हैं रेट कांस्टेंट के ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से और कोलिजन थ्योरी से, तो उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज़्यादा एब्सोल्यूट होते हैं, इसलिए ये कोलिजन थ्योरी की तुलना में ज़्यादा सिद्धांत श्रेष्ठ है। ओके।